हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको स्किन वॉकर्स को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। स्किन वॉकर्स को नवाजो भाषा में येनार लूशी भी कहते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कुछ तांत्रिक होते हैं जो काली शक्तियों पर महारत हासिल करके स्किन वॉकर्स बन जाते हैं। ये किसी का भी रूप ले सकते हैं और किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। तो ये थी स्किन वॉकर्स के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हॉरर स्टोरीज़ इन हिंदी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में बोलूं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना 11 साल के बच्चे जॉश की है, जो अपने दादाजी से अक्सर कहानियाँ सुना करता था। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको जॉश के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम जॉश है और मेरे दादाजी अक्सर सोने से पहले मुझको उनके जीवन में घटी कुछ घटनाओं के बारे में बताया करते थे। उन घटनाओं से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था और मैं हर रात सोने से पहले उनसे सारी बातें किया करता था। हम सब एरिज़ोना के एक घर में रहते थे। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा और दादाजी रहते थे। मेरे दादाजी के हाथ की एक कलाई थी ही नहीं, वो कट चुकी थी। मैंने अक्सर उनसे पूछने की कोशिश की कि उनका ये हाथ कैसे कटा। वो कभी मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। वो अक्सर बातों को घुमा दिया करते थे। मैंने अपने पापा से भी ये बात पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पापा भी ये बात घुमा के टाल देते थे और मुझे बोलते थे कि मैं अभी इन बातों को जानने के लिए बहुत ही छोटा हूँ। मेरी उम्र करीब 11 साल की थी और मेरे पापा मुझको लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते थे, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। एक रात मैं अपने दादाजी के रूम में गया। उन्होंने रम पी रखी थी, काफ़ी खुश थे वो, और हर बार के जैसे वो अपने जीवन की कुछ अच्छी घटनाओं को मुझसे बांट रहे थे। वो नशे में काफ़ी खुश थे और हंस भी रहे थे। वो अपने ग्लास में भरी रम का एक घूंट मार के मुझे अपने बारे में बता रहे थे। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा के उनसे उनके हाथ के बारे में पूछ लिया। वो एकदम शांत हो गए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास को टेबल पे रखा और मुझे घूर के देखने लगे। मैं काफ़ी डर गया था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उनकी किसी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो। उनकी आंखें अचानक से एकदम बड़ी हो गई थी। वो नशे में थे या पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने आखिर मुझे वो बात बताई कि उनका ये हाथ आखिर कटा कैसे। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको अपने दादाजी के नज़रिए से बताऊंगा। ये घटना 1970 की है। मैं अपने दोस्तों के साथ जंगलों में कैंपिंग करने गया था। काफ़ी खुश थे हम, क्योंकि उस दिन मेरी क्रश ने मुझको प्रपोज किया था। हम सब जंगलों में पार्टी कर रहे थे। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, डेविड और ब्रूस। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनको फ्री की दारू मिली थी और अगले दिन से मेरा एक नया रिलेशन चालू होने वाला था, इसलिए मैं और ज़्यादा ही खुश था। हमने उस रात काफ़ी दारू पी और डांस की। मैं काफ़ी नशे में हो गया था, तो मैं जाके अपने टेंट के अंदर सो गया। डेविड और ब्रूस दोनों लोग कैंप फायर के पास बैठ के शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ मुझे टेंट के अंदर सुनाई दे रही थी और मैं उनसे बोल रहा था कि सो जाओ, काफ़ी देर हो चुकी है। उन दोनों ने मुझसे बोला कि तुम सो जाओ, हम कुछ देर में सो जाएंगे। मैं उनकी बातें सुनते सुनते सो गया। मुझको पता भी नहीं चला कि मेरी आंख कब लग गई। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अपने आप खुली, क्योंकि मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरी नींद अक्सर छोटी से छोटी आवाज़ से भी टूट जाती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे टेंट के बाहर कोई चल रहा है। मैंने डेविड को आवाज़ दी कि डेविड, तुम कहाँ हो? उसका कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने टेंट के अंदर से ब्रूस को आवाज़ दी कि ब्रूस, तुम कहाँ हो? करीब 5 सेकंड बाद मुझे डेविड का जवाब आया कि सो जाओ और हमें भी सोने दो, काफ़ी रात हो गई है। उनकी आवाज़ सुन के मुझे काफ़ी शांति मिली, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। मैंने उस बात को नज़रअंदाज किया और दोबारा सोने की कोशिश की। करीब 5 मिनट बाद मुझे फिर से एक आवाज़ आई कि डेविड, कहाँ हो तुम? सो गए क्या? वो आवाज़ सुन के मेरी आंखें खुल गई और मैं अपने टेंट में कुछ देर के लिए शांत हो गया।
क्योंकि वो आवाज़ मेरी ही थी। मैं एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके कदमों की एक एक आवाज़ मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा और फिर रुक गया। उसने फिर डेविड की आवाज़ में ब्रूस से पूछा कि ब्रूस, तुम सो गए क्या? अंदर से ब्रूस खूब चिल्ला के बोला, हाँ हाँ मैं सो गया हूँ, अब सो जाओ। और उस आवाज़ ने मेरी आवाज़ में बोला, हाँ हाँ मैं सो गया हूँ, सो जाओ। मैं अपने टेंट से ये सारी बातें सुन रहा था और अपने टेंट में ही कांप रहा था और मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। डेविड थोड़ा गुस्से वाला था। वो हमेशा अपने पास एक धारदार चमकता चाकू रखता था। वो अपने टेंट से बाहर आया और चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के ब्रूस और मैं, हम दोनों भी बाहर आ गए। हम तीनों अपने अपने टेंट के बाहर खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। हमने जहाँ पे अपनी कैंप फायर लगाई थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा पेड़ था। हमें उस पेड़ के पीछे से अचानक से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो लड़की और कोई नहीं, मेरी नई गर्लफ्रेंड सुजैन थी। उसकी आवाज़ सुन के मैं बहुत चौंक गया कि इस घने और अंधेरे जंगल में आखिर वो क्या कर रही है। लेकिन वो सुजैन की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी उसकी आवाज़ निकाल के बोलने की कोशिश कर रहा हो। ब्रूस ने डरते हुए पूछा कि तुम कौन हो? उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। हम तीनों पेड़ की तरफ देख रहे थे और उसने पेड़ से अपना सर हल्का सा बाहर निकाला। हमें पेड़ के पीछे एक काली सी परछाई दिखी, लेकिन उस परछाई के अंदर 2 चमकती हुई आंखें। ऐसा लग रहा था कि किसी ने लाल रंग के छोटे छोटे बल्ब जला दिया हो। हम तीनों लोग लगातार उसी पेड़ की तरफ देख रहे थे। हमें लगा कि शायद कोई जानवर है। वो काली परछाई हमारे सामने आई और वो साफ साफ हमारे सामने बड़ी होती गई। उसकी लंबाई करीब 11 से 12 फीट हो रही थी और आंखें और चमकती जा रही थीं। उसका चेहरा एकदम हड्डियों जैसा होता जा रहा था और पूरे शरीर में बाल निकलते जा रहे थे। हम तीनों ने अपनी आंखों से ये साफ साफ देखा। कुछ देर तक तो हम तीनों लोग उसको देखते रहे और वो हमें। वहाँ पे काफ़ी सन्नाटा हो गया था। ब्रूस काफ़ी डर गया था क्योंकि वो उस अजीब से क्रीचर के सबसे पास खड़ा था। उसने अपने पैर को एक कदम हल्का सा पीछे लिया और उसके पैर से एक बोतल लड़के टूट गई। जैसे ही वो बोतल टूटी, वो क्रीचर चिल्लाने लगा और हम सब बहुत ज़ोर से भागे। मैं शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना तेज़ कभी नहीं भागा था। मैं सबसे आगे था और मेरे पीछे डेविड की आवाज़ आ रही थी। डेविड मुझसे तेज़ भागने के लिए कह रहा था। हम दोनों कुछ देर तक भागते रहे। कुछ देर बाद हमें एक छोटी सी नदी दिखी। उससे लग के एक पेड़ गिरा हुआ था। हम दोनों उस पेड़ के पीछे जाके छुप गए। हम दोनों डर की वजह से कांप रहे थे और हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि ब्रूस कहाँ है। हम दोनों जानते थे कि ब्रूस अब नहीं बचा। हम दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहे थे कि चिंता मत करो, वो आ जाएगा। लेकिन सच्चाई हम दोनों को भी पता थी। हम दोनों करीब आधे घंटे तक उस पेड़ के पीछे बैठे रहे और एकदम शांति थी। सुबह होने में अभी कुछ समय था। कुछ देर बाद उसी झील के पास जिसके पास हम बैठे थे, एक छोटा सा खरगोश आया। डेविड ने उस खरगोश को देखा और मुझसे बोला कि इतनी रात में इस जंगल में ये खरगोश कैसे? मैं कांपते हुए बोला कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद उसने हमारी आवाज़ सुन ली। वो खरगोश हमारी तरफ देखने लगा था और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा था। हमारी आंखों के सामने वो छोटा सा खरगोश एक बड़े से राक्षस में बदल गया। हम डर की वजह से बहुत ज़ोर से चिल्लाए और भागने लगे। उस अजीब से राक्षस ने मेरा पैर पकड़ लिया था। ये देखते ही डेविड ने अपनी चाकू से उसकी आंख में वार किया। उस राक्षस ने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन डेविड को गर्दन पकड़ के हवा में उठा दिया। डेविड दर्द की वजह से बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। मैंने डेविड का पैर पकड़ा और नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। तभी उस राक्षस ने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी। मैं करीब 10 सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा। इतना बोलते बोलते दादाजी रुक गए और वो कहीं खो गए। उनकी आंखें काफ़ी डरी हुई थीं और उनकी आंख से आंसू बह रहा था। मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा और उन्हें हिलाया और उनसे पूछा, दादाजी आप कहाँ खो गए? वो अचानक से चौंक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने उनसे पूछा कि आगे क्या हुआ। फिर उन्होंने बताया कि वो उस राक्षस की आंख में देख रहे थे और जैसे ही डेविड ने अपना चाकू उस राक्षस की आंख से निकाल के मेरी तरफ फेंका,
उस राक्षस ने मेरे उसी हाथ को अपने नुकीले पंजों से काट दिया जिससे मैंने डेविड का पैर पकड़ा हुआ था। मैं उन दोनों से थोड़ा दूर जाके गिरा। मेरे हाथ से लगातार खून बह रहा था। तभी डेविड ने अपनी दर्द भरी आवाज़ से मुझे वहाँ से भागने के लिए बोला और मैं अपने होश संभालते हुए वहाँ से भागा। मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और मुझे सिर्फ डेविड की चीखों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। मेरी आंख में आंसू थे, लेकिन मैं डर की वजह से ना ही पीछे मुड़ा और ना कुछ देखा। मैं भागते भागते एक हाईवे पे पहुंच गया। सुबह होने में बस कुछ ही देर बाकी थे। उस हाईवे से जुड़ी हुई एक बस स्टॉप थी और जाके उसके पीछे छुप गया। मेरे हाथ से काफ़ी खून बह चुका था और मैं वहीं पर बैठे बैठे रो रहा था। जैसे ही दादाजी ने ये बातें बताईं, पापा कमरे में आ गए और वो मुझे देख के चिल्लाने लगे कि इतनी रात को मैं अभी तक सोया नहीं था। उन्होंने मुझे दादाजी के कमरे से बाहर निकाला और फिर कमरे को अंदर से बंद कर लिया। मैं कमरे के बाहर ही खड़ा था। वो दादाजी के ऊपर बहुत चिल्लाए। उन्होंने उनसे बोला कि ये सारी बातें मुझे ना बताएं क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ। इतना बोल के वो कमरे से बाहर चले गए और मैं दादाजी के कमरे के बाहर ही खड़ा था। मैंने उनके दरवाजे के बने छेद से उनको देखा। वो लगातार एक पुराने जंग खाए हुए टूल किट की तरफ देख रहे थे। उन्होंने उसको उठाया और उसमें से कुछ पुराने औजार निकालने लगे। तभी उसमें से उन्होंने एक लंबा सा औजार निकाला जिसके ऊपर एक कपड़ा लिपटा हुआ था। उन्होंने जैसे उस कपड़े को हटाया, उस कपड़े में वही चमकता हुआ चाकू था जिसकी पुरानी सी लकड़ी पे साफ साफ डेविड लिखा हुआ था। इतना देखते ही मैं अपने कमरे में भाग आया और पूरी रात नहीं सो सका। मैं बस पूरी रात यही सोच रहा था कि वो अजीब सा क्रीचर क्या जिंदा होगा या नहीं। तो दोस्तों, ये थी स्किन वॉकर को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम नायलॉन है। मैं कनाडा के एक छोटे से टाउन प्रॉफिट के पास बने एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। हमारे कस्बे में ज़्यादातर 10,000 से 11,000 ही लोग हैं। काफ़ी छोटा सा कस्बा है हमारा। मैं बचपन से ही भूत, प्रेत, पिशाच, काला जादू इन सब के बारे में पढ़ता आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। मैं अक्सर मेरे दोस्तों से इन सब चीज़ों के बारे में बात किया करता हूँ। हमारे टाउन में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे तो क्राइम काफ़ी कम था, या ये मान सकते हैं कि क्राइम था ही नहीं। तो रात में लेट नाइट ड्राइव में घूमना बहुत आम बात थी। मेरा एक दोस्त था ट्रेविन, जिसके साथ मैं अक्सर रात में ड्राइव पे जाया करता था। हम जब ड्राइव पे जाते थे तो हम दोनों अक्सर भूत, प्रेत, काला जादू, पैरानॉर्मल चीज़ें इन सब के बारे में बात किया करते थे। उस दिन भी हम वही सब बातें कर रहे थे। ड्रेविन ने मुझको बताया कि हमारे घर से मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूर ऊंचाई पे एक स्कूल बना हुआ है जहाँ पे रात में कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं। वो एक भूतिया स्कूल था। तो मैंने उससे कहा कि चलो आज इस भूतिया स्कूल को देखा जाए। हम दोनों रात में ड्राइव करके उस स्कूल के पास गए। उस स्कूल के पास काफ़ी ठंड थी और काफ़ी पुराना स्कूल भी था। हम अपने साथ एक सिगरेट का डब्बा लेके गए थे। मैंने वो उस स्कूल के एकदम सामने अपनी कार खड़ी की और हमारे कार में बज रहे म्यूज़िक को हम लोगों ने तेज़ कर दिया। हम दोनों ने कार के दोनों दरवाजे खोल रखे थे। स्कूल में काफ़ी अंधेरा था, बस 2 ही लाइटें चल रही थीं, एक उसके ग्राउंड में और दूसरा कॉरिडोर में। उसके अलावा पूरे स्कूल में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। तभी ड्रेविन ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। वो नाटक कर रहा था। वो सोच रहा था कि वहाँ पे अगर किसी की भी आत्मा हो तो वो आके हमसे बात करे, और उसको देख के मैं भी वैसा ही कर रहा था। उसके बाद हम दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उन दिनों हमारी टीनेज की उम्र थी तो हमको ज़्यादा समझ नहीं थी। ड्रेविन और मैंने हम दोनों ने मुंह में एक सिगरेट पकड़ी और स्कूल की तरफ देख के टॉयलेट करने लगे। म्यूज़िक काफ़ी तेज़ बज रहा था तो मैंने उसको धीमा किया। टॉयलेट करते हुए ड्रेविन ने स्कूल की छत पे किसी आदमी को देखा और उसने मुझे इशारा किया। वो काफ़ी दूर खड़ा था तो हमको साफ साफ नहीं दिख रहा था। ड्रेविन ने हंसते हुए बोला कि ये वही भूत है जिसके बारे में लोग बात करते थे। उसकी बात सुन के मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आई और हम दोनों साथ में ठहाके मार के हंसने लगे। उसके बाद हमने देखा कि वो वहाँ से गायब हो गया और उसकी दूसरी झलक हमें स्कूल के कॉरिडोर में दिखी। हमें साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन हमें परछाई दिखी। वो एक आदमी की परछाई थी। स्कूल के कॉरिडोर में ही वो परछाई अचानक से एक जानवर की परछाई में बदल गई और हमारी तरफ आने लगी।
हमारी तरफ आते आते वो अंधेरे में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो अजीब सा जानवर ग्राउंड की लाइट के नीचे खड़ा हुआ है। उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं। शायद वो कोई लोमड़ी थी या कोई शेर, हमें नहीं पता, पर वो बहुत ही भयानक और गुस्से में लग रहा था। हमारे देखते देखते ही वो दोनों पैरों पे खड़ा हो गया और उसका चेहरा एक इंसानी चेहरे में धीरे धीरे बदलने लगा। ये देखते ही ड्रेविन और मैं, हम दोनों अपनी कार की तरफ भागे और कार में जाके बैठ गए। हमने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हमने अपनी कार के अंदर से देखा कि वो धीरे धीरे एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ा रहा था। अपने हर एक कदम में उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी लंबाई करीब 10 से 11 फीट की हो गई और ड्रेवन कार में उसको देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट को देख के मैं भी बहुत डर गया और मैंने अपनी कार का हॉर्न बजाया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिमाग में यही आया। मैं काफ़ी डर गया था और घबरा गया था। मेरी कार का हॉर्न इतनी तेज़ था कि उसकी आवाज़ पूरे जंगल और पूरे स्कूल में गूंजने लगी। उस क्रीचर ने भी उस आवाज़ को बहुत गौर से सुना और वो भी चिल्लाने लगा। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो क्रीचर स्कूल की तरफ दोबारा अंधेरे में भाग गया। हम काफ़ी डर गए थे। हम करीब आधे घंटे तक अपनी कार में ही बैठे हुए थे। हमें लग रहा था कि वो बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने ड्रेविन से कहा कि वो बाहर उतर के धक्का लगा दे, लेकिन उसकी बाहर उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि मैंने अपनी कार का हैंड ब्रेक नीचे कर दिया और कार ढलान की वजह से अपने आप नीचे उतरने लगी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हम उस स्कूल से थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे थे, लेकिन मुझे ये भी डर था कि कहीं वो अजीब सा जीव दोबारा हमारे सामने ना आ जाए। हमारी कार धीरे धीरे ढलान से उतरने लगी और नीचे आ गई। नीचे आते हुए एक बार मैंने अपनी कार को फिर से स्टार्ट किया और वो स्टार्ट हो गई। मेरी कार जैसे ही स्टार्ट हुई, मेरी जान में जान आई और ड्रेविन को भी थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैं जितना तेज़ी से हो सके उतना तेज़ी से अपनी कार को भगा रहा था। मैं बस ये चाह रहा था कि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। मैं अपने घर पहुंचा और अपने साथ घटी घटना सबको बताई। कोई भी हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि वो सच था। उस दिन के बाद से मैं और ड्रेविन कभी भी रात में बाहर नहीं निकले। तो ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना 2 भाई बहनों की है, ऑनी और शरीन। ऑनी और शरीन हर क्रिसमस पे अपनी फैमिली के साथ अपने फैमिली गेट टुगेदर में जाया करते थे। वो जिस होटल में गेट टुगेदर के लिए जाते थे, वो होटल अलास्कन फॉरेस्ट के दूसरी तरफ पड़ता था। अलास्कन फॉरेस्ट में एक रास्ता था जिसको लोग अलास्कन वुड्स बोलते थे। उस होटल को जाने के लिए वो रास्ता काफ़ी छोटा था, लेकिन लोग उस रास्ते पे नहीं जाते थे क्योंकि वो रास्ता काफ़ी सुनसान और अंधेरे वाला था। दिन में भी शायद ही कोई वहाँ से निकलता हो और रात में भी वहाँ पे काला घना अंधेरा होता था। ऑनी और शरीन दोनों लोग अपनी कार से आ रहे थे। ऑनी को रास्ता नहीं पता था और शरीन उसको मैप में देख के रास्ता बता रही थी। दूसरी कार में ऑनी और शरीन दोनों के माता पिता और उनके दादाजी थे। ऑनी को रास्ता नहीं पता था, तो उसके पापा ने कहा कि मुझे आगे जाने दो और तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ऑनी ने अपने पापा की बात मान ली। ऑनी के पापा कार काफ़ी तेज़ चला रहे थे। ऑनी पीछे ना छूट जाए इसलिए वो भी अपनी कार को काफ़ी तेज़ चला रहा था। अब आगे की घटना मैं आपको ऑनी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरे पापा कार को काफ़ी तेज़ चला रहे थे और हम उनका पीछा कर रहे थे। पापा की कार एकदम नई थी, तो उनकी कार काफ़ी तेज़ भाग रही थी। मैं और शरीन दादाजी की पुरानी कार में बैठे हुए थे जिसकी स्पीड काफ़ी धीमे थी। कुछ ही देर में पापा हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए। काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे वो। मैंने शरीन से बोला कि हमें तो पापा दिख ही नहीं रहे हैं, तो उसने बोला कि सीधे चलते रहो, वो पक्का हमारे लिए आगे रुके होंगे। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद हमें वो नहीं दिखे, लेकिन हमें एक बोर्ड दिखा। उस बोर्ड के जस्ट आगे 2 रास्ते जा रहे थे। एक नॉर्मल रास्ता जो काफ़ी लंबा था और एक रास्ता जिस पे अलास्कन वुड्स लिखा हुआ था। वो रास्ता होटल को जाने के लिए काफ़ी छोटा था। तो शरीन ने मुझसे कहा कि पापा ज़रूर इसी रास्ते से गए होंगे, तो हम लोग अलास्कन वुड वाले रास्ते से चले गए। मैं करीब आधे घंटे तक कार चला रहा था। मुझे एक भी आदमी नहीं दिखा और न ही पापा की कार दिखी। वो नज़ारा काफ़ी डरावना था।
हमें सिर्फ रोड दिख रही थी और दोनों तरफ जंगल थे। कुछ दूर कार चलाने के बाद हमने रास्ते में एक आदमी को देखा जो कि बैठा हुआ था। शायद उसका कुछ सामान गिर गया था जिसको वो उठा रहा था, लेकिन वो जहाँ पे था हमने उससे कार करीब 5 फीट पहले ही रोक दी और उसको देखने लगे। वो करीब 1 मिनट तक वहीं पर ही बैठा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया और वो हमारी तरफ मुड़ा। उसको देखते ही शरीन चिल्लाने लगी और उसकी आंखें एकदम लाल बल्ब जैसे चमक रही थी। वो अचानक से गायब हो गया और हमने देखा कि वो जहाँ बैठा हुआ था वो एक जानवर का खून पी रहा था। उसका पेट पूरा फटा हुआ था। ये देखते ही हमारी हालत ख़राब हो गई। मैं करीब 10 सेकंड तक वहीं पे खड़ा था। कुछ देर बाद मैंने अपनी गाड़ी के शीशे में देखा कि हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही पीछे की तरफ देखा वो वही जानवर था जो आगे मरा पड़ा हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो 2 पैरों पे खड़ा था। ये देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई और मैंने गाड़ी को जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भगाया। उसने हमारा पीछा करने की भी कोशिश की और हमारी गाड़ी की डिक्की पे हाथ मार के रोकने की कोशिश की। उसने हाथ इतनी तेज़ से मारा कि उसके नाखूनों के निशान मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट पर भी पड़ गए। मैं सीधे गाड़ी चलाते रहा और शरीन चिल्लाते हुए रो रही थी। मैंने उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद हम लोग अलास्कन वुड्स से बाहर निकल गए और मेन हाईवे पे आ गए। हमें उस हाईवे से वो होटल साफ साफ दिख रहा था जहाँ पे हमको जाना था। कुछ दूर बाद पापा और दादाजी दोनों लोग अपनी कार के पास खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी, शरीन मेरी गाड़ी से उतर के पापा की गाड़ी में चली गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दादाजी ने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने उनको अपने और शरीन के साथ घटी उस घटना के बारे में बताया। मैंने उन्हें बताया कि हमारे पीछे एक स्किन वॉकर पड़ गया था। उन्होंने मेरी बात पे विश्वास किया क्योंकि उनकी गाड़ी के नंबर प्लेट पे उसके नाखूनों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। तो दोस्तों, ये थी स्किन वॉकर्स को देखे जाने की 3 घटना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।